ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई को आखिरकार क्या हुआ है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक अलग ही कहर टूट रहा है। आखिरकार इतना ज्यादा मौतें क्यों हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामनई को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खामनई ने बीमारी के कारण ये फैसला लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामनई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा के नाम पर सहमति जताई। मुज्तबा अपने पिता की ही तरह इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। वे पहली बार 2009 में दुनिया के नजरों में आए थे। उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीजाद को सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसवी पर जीत मिली थी। सुधारवादी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके बाद लाखों लोग सड़क पर उतर आए। इसे ईरानी ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया गया था। ये 2 साल चला, लेकिन ईरानी सरकार ने इसे बल प्रयोग करके दबा दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे मुज्तबा खामनई का दिमाग था। मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी 2 साल से जारी थी। मुज्तबा खामनई को पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुज्तबा के सरकार में किसी पद पर न होने के बाद भी जरूरी फैसलों में लगातार उसकी भागीदारी बढ़ती देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा एक रहस्यमयी शख्स हैं। वह बहुत कम अवसरों पर नजर आते हैं। वे पिता की तरह सार्वजनिक भाषण नहीं देते हैं। कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों में मुज्तबा के लोग बैठे हुए हैं। ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद काफी बढ़ गया। मुज्तबा को रईसी के उत्तराधिकारी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन रईसी की मौत के बाद इसमें बदलाव आ गया। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार 85 साल के आयतुल्लाह खामनई गंभीर रूप से बीमार हैं। अपनी मौत से पहले शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर करने के लिए खामनई ने बेटे को सारी जिम्मेदारी सौंप दी। दिलचस्प बात यह है कि खामनई ने अपने बड़े बेटे मुस्तफा को वारिस नहीं बताया है। इस फैसले के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। 35 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज है। आयतुल्लाह अली खामनई 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर आए। ईरान में 1979 के इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामनई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया था। वह 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। कहा जाता है कि आयतुल्लाह धर्मगुरु की एक पदवी है। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्लाह होना जरूरी है, यानी कि सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। लेकिन जब खामनई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था, क्योंकि वो धार्मिक नेता नहीं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है। इसका अधिकार राष्ट्रपति से भी ज्यादा है। सुप्रीम लीडर को देश के सैन्य, न्यायिक और धार्मिक मामलों में फैसले लेने का अधिकार होता है। उसके फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ईरान से जुड़े किसी भी जरूरी मुद्दे पर सुप्रीम नेता का फैसला ही आखिरी माना जाता है। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनई ने सबसे पहले ईरान को व्यवस्थित करने का काम किया। दरअसल इराक से 8 साल तक जंग लड़ने के बाद ईरान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा था। खामनई ने पद संभालने के बाद ईरान में इस्लामी सिद्धांतों और शरिया कानून को बरकरार रखा। कहा जाता है ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट करती है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए इनको 2/3 वोट हासिल करना जरूरी है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में 86 मौलवियों का समूह है। हर 8 साल में इसका चुनाव होता है। हालांकि इनके चुने जाने में गार्जियन काउंसिल की एक बड़ी भूमिका होती है। गार्जियन काउंसिल एक गवर्नमेंट बॉडी है जो संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करती है और ईरान में चुनाव कराती है। गार्जियन काउंसिल अगर चाहे तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के मेंबर की सदस्यता रद्द की जा सकती है। गार्जियन काउंसिल के मेंबर के चुनाव में सुप्रीम लीडर की बड़ी भूमिका होती है। पिछले 35 सालों से इस पद पर रहने के दौरान खामनई ने अपने भरोसेमंद लोगों को गार्जियन काउंसिल में भर रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई का भारत पर भी आरोप लगा है कई बार। वैसे आपको बता दूं, जो भी यहाँ चल रहा है
आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर दबाव बनाने के लिए पूरा लक्ष्य बना चुके हैं और कहा जाता है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। खैर, अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारत के लिए ये पूरा सीन किस तरीके का रहे। जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है तो वहीं बांग्लादेश में एक अलग ही स्थिति बनी हुई है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश में मिलने आई थी यूके की मिनिस्टर। यूके ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और अब बांग्लादेश ने कहा है कि भैया जो चुरा कर ले गए हो वो सारी चीजें आप हमें दे दो। अब असल यहाँ पर बांग्लादेश में क्या कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में सत्ता संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने वादा किया था कि वो देश में अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकेंगे। लेकिन देश से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस के पदभार संभालने के बाद भी विरोधियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार जारी है। बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन ने ही मोहम्मद यूनुस सरकार की पोल खोल दी है। बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन ओधिकार ने देश भर में हिंसा को लेकर दस्तावेज तैयार किया है और इसमें बताया गया है कि 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच कम से कम 8 लोग न्यायोत्तर कानून से परे जाकर हत्याओं का शिकार हुए हैं। न्यायोत्तर वो हत्याएं हैं जिन्हें राज्य के एजेंट या उनके समर्थन के बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के पूरा किया जाता है। सरकारी एजेंसियों की यातना में भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। राजनीतिक हिंसा में भी 52 लोगों की मौत हुई है और 1308 लोग घायल हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रहा है कि प्रोटेस्ट यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश में एक चीज और देखने को मिल रही है कि पिछले 3 महीने में इन्हें $7 बिलियन का रिमिटेंस आया है। बाहर से इन्हें पैसे आए हैं। अब इनके अपने लोगों ने भेजे हैं या फिर किसने भेजे हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन $7 अरब एक अच्छा खासा रकम है जो बांग्लादेश की मदद के लिए काफी कुछ है। यहाँ पर पहले से अधिक प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, पहले से अधिक यहाँ पर सरकारी तंत्र भी देखा जा रहा है और इन सब के बीच में एक बड़ा कहर यहाँ पर टूटा है जिसमें सैकड़ों मौतें देखने को मिल रही है और वो है डेंगू का कहर। यहाँ पर अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा है बांग्लादेश में मौतों का, वो आधिकारिक आंकड़ा करीब 400 का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये तो बस वो आंकड़े हैं जो सरकार की तरफ से अभी सामने रखे गए हैं। असल में जो आंकड़े होंगे वो इससे कई गुना ज्यादा होंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ बांग्लादेश में अभी स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही है और ये संकेत है। हालांकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज बांग्लादेश में संबोधन भी करने वाले हैं यहाँ के चीफ एडवाइजर और माना जा रहा है कि अब काफी कुछ चीजें इनके हाथ से बाहर निकलते हैं। स्क्रीन पर द स्ट्रेट टाइम्स का ये खबर देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शेख हसीना के जाने के बाद भी और भी ज्यादा यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस प्रदर्शन की वजह अलग अलग है। जहाँ यहाँ बीएनपी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव कराओ और हमारे हाथ में सत्ता दे दो। यूनुस ऐसा लगता है कि अभी सत्ता देने के पक्ष में नहीं है या फिर यूनुस के पीछे भी जो लोग हैं वो अभी सत्ता देने के पक्ष में नहीं है। बाद बाकी इकोनॉमिक तौर पर हिला हुआ है ये देश। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।